परदेश की चकाचौंध भरी जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दूर से दिखाई देती है। मेरा नाम आरिफ है। मैं अपने छोटे से गांव से रोजगार की तलाश में दुबई आया था। यहाँ आकर किस्मत ने मुझे डॉक्टर सायरा का ड्राइवर बना दिया। वह एक मशहूर फिजिशियन थी और सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। बेहद नेक दिल और रहम दिल इंसान थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। उन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे अपने घर में ही रहने की जगह दे दी, क्योंकि वह उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। 5 महीनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन एक अजीब बात ने मुझे भीतर से बेचैन करना शुरू कर दिया। कई रातों से उनके कमरे से धीमी धीमी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। पहले मैंने इसे अपना वहम समझा, मगर एक रात जब मैं उनके कमरे के करीब से गुजरा तो साफ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और दरवाजे तक पहुंच गया। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान लोगों को पहचानने में गलती कर बैठता है, और शायद मैंने भी वही गलती की थी। दुबई की गर्मी वैसे ही बर्दाश्त से बाहर होती है। घर पूरी तरह एयर कंडीशन होने के बावजूद मुझे घुटन महसूस होती थी। उस रात भी गर्मी अपनी चरम पर थी। मुझे एक पल का भी सुकून नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं अपने कमरे से निकलकर घर में टहलने लगा। तभी फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, इस बार और भी साफ, जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। मैं हैरान था, क्योंकि उस घर में रात को डॉक्टर सायरा और मेरे अलावा कोई नहीं होता था। मैंने आज तक उनके किसी रिश्तेदार या दोस्त को घर आते नहीं देखा था। उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे और वह यहाँ बिल्कुल तन्हा थी। मैं सारी रात बेचैनी में बाहर ही टहलता रहा और फिर अपने कमरे में लौट आया। आधी रात को उनसे मिलने कौन आ सकता था? डॉक्टर सायरा शादीशुदा नहीं थी। वह एक खूबसूरत, जवान और कामयाब औरत थी, लेकिन उनकी जिंदगी का यह रहस्य अब मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। मालकिन की जिंदगी हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल तक ही सीमित थी। जितनी देर डॉक्टर सायरा सिटी हॉस्पिटल में रहती, मैं गाड़ी बाहर खड़ी करके उनका इंतजार करता रहता। मैं यह सोचकर हैरान रहता कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को उनसे मिलने आता था और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगती थी, जबकि मुझे उनके हर पल की खबर होती थी। इन्हीं उलझे ख्यालों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा और थोड़ी सी घबराहट के बीच मुझे नींद आ गई। अगली सुबह रोज की तरह मैं डॉक्टर सायरा को सिटी हॉस्पिटल ले जा रहा था। वह गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें बंद किए बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वह रात भर सोई न हो। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या आप रात भर सोई नहीं? मेरा सवाल सुनते ही उन्होंने चौंक कर आंखें खोल दी और बोली, आरिफ, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती। उनकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि रात को उनके कमरे में कोई मौजूद था। फिर वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? मैंने चुपचाप उनकी ओर देखा। वह शीशे के बाहर नजरें टिकाए, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी थी। हम सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए और वह अंदर चली गई, लेकिन मैं गाड़ी में बैठा
उनके झूठ के बारे में सोचता रहा। मैं एक मामूली ड्राइवर था, उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। यकीनन कोई ऐसी बात थी जिसे वह छिपाना चाहती थी। मेरे मन में उनके लिए जो सम्मान था, मैं उसे टूटने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में वह एक नेक और शरीफ औरत थी। शाम को वह हॉस्पिटल से लौटी और सीधे अपने कमरे में चली गई। मेरा भी फिर कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। दुबई की गर्मी इस कदर थी कि लोग अपने घरों में कैद रहते थे। हफ्ते के आखिर में ही लोग बाहर निकलते, वरना पूरा हफ्ता काम में गुजरता। मैं भी कभी कभी डॉक्टर सायरा को बड़े मॉल तक ले जाता, वरना रोज का रूट वही था, घर से सिटी हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल से घर। नौकरी सुकून भरी थी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं दुबई किसी बड़े मकसद से आया था। रात को जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो फिर वही धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। इस बार मैं कमरे से थोड़ा दूर रुक गया। आवाज़ें इतनी हल्की थी कि साफ समझ में नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी कमरे में मौजूद हो। मैं उलझन में था कि आखिर कौन आधी रात को चुपके से उनसे मिलने आता है, जिसके बारे में वह मुझे बताना भी नहीं चाहती। कुछ देर बाद मैं वापस अपने कमरे की ओर मुड़ने लगा कि अचानक कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही हैंडल को छुआ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जो मंजर मैंने देखा वह बयान से बाहर था। सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। मैं डॉक्टर सायरा को बेहद नेक समझता था, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। 7 महीने पहले मैं बड़े बड़े ख्वाब लेकर दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक रिश्तेदार के जरिए मुझे यहाँ भेजा था। उसने 6 लाख रुपए लेकर मेरा वीज़ा और पासपोर्ट बनवाया और मुझे यकीन दिलाया कि दुबई में नौकरी आसानी से मिल जाती है। मैं भी सपनों में खोया यहाँ आ गया, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया कि बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होता। शुरू में मैं एक छोटे से होटल में ठहरा और नौकरी की तलाश करता रहा। बहुत कोशिशों के बाद उसी होटल में मुझे साफ सफाई की नौकरी मिली और यहीं से मेरी संघर्ष भरी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। तो मैंने उसे छोटा बड़ा नहीं समझा और साफ सफाई का काम करने लगा। मेरी माँ रोज मुझे फ़ोन करती और मैं उन्हें झूठा दिलासा देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो 4 महीने का ही वीज़ा था और फिर मुझे वापस घर लौट जाना था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। दुबई की गर्मी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। होटल की साफ सफाई करके अपने कमरे तक आने के लिए मुझे पैदल चलना पड़ता और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन होटल से निकलकर बीच सड़क पर ही मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ी थी। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी और बहुत दर्द हो रहा था। वह लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोली कि रास्ते में मैं उनकी गाड़ी से टकरा गया। अच्छा हुआ कि ज़्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं थी और वही मुझे उठाकर सिटी हॉस्पिटल लाई थी। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे अपने घर चलने को कहा। कहने लगी
कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, इसीलिए वह मुझे अपने घर रखकर ठीक करना चाहती है। पहले मैंने इनकार किया, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर मान गई। उन्होंने मुझे अपनी निगरानी में रखा और 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जब मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो वह बोली कि उन्हें एक ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है और अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो वह मुझे हमेशा के लिए अपने पास मुलाजिम के तौर पर रख सकती है। गांव में मैं अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाया करता था, इसीलिए मुझे अच्छी तरह ड्राइविंग आती थी। यह सुनकर वह खुश हो गई और बोली कि मैं उनके घर में रह सकता हूँ और ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे अच्छी सैलरी भी देगी। मैं हैरान था कि वह एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने हामी भर दी और उसी दिन से डॉक्टर सायरा के पास नौकरी करने लगा। उन्होंने मुझे अपने घर में ऐसा रखा कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक मामूली मुलाजिम हूँ। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, जिसे मैं खुशी खुशी अपनी माँ को भेज देता था। उन्होंने मेरा वीज़ा भी बढ़वा दिया था। दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे वहाँ काम करते हुए 7 महीने होने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो धीमी धीमी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी, उन्होंने मेरे अंदर एक शक पैदा कर दिया था। जिस रात मैंने डॉक्टर सायरा के कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को वह अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से में बोली, आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने पहली बार उन्हें इतनी तेज आवाज़ में बोलते देखा। मैंने हकलाते हुए कहा कि मुझे लगा शायद वह किसी परेशानी में है। वे तीनों आदमी मुझे घूरकर देख रहे थे। डॉक्टर सायरा ने गुस्से से कहा, अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नज़र भी मत करना। मैं उल्टे कदमों से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी भर गई थी। मेरी मालकिन, एक गैर शादीशुदा डॉक्टर, आधी रात को 3 मर्दों के साथ कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अब सच जाने बिना नहीं रह सकता था, लेकिन जानता था कि वह मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक आदमी ने उन्हें बाजू से पकड़ रखा था और वह उनके बहुत करीब खड़ा था। उनके दरमियान कोई फासला नहीं था और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी। अगली सुबह भी डॉक्टर सायरा मुझसे बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। उनका चेहरा लाल पीला था और रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भी नज़रें झुका ली, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्होंने मेरी आंखों में उठते सवाल पढ़ लिए तो शायद मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। मुझे इस बात का डर था कि अगर डॉक्टर सायरा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और न ही कोई दूसरी नौकरी। मुझे अगली रात का इंतजार था। मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। डॉक्टर सायरा रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलने बाहर जाती थी और उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं चुपके से उनके कमरे में घुस गया। मैं चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरी मालकिन बदचलन हो सकती है, और अगर मान भी लूं तो फिर वह चीख क्यों रही थी। पिछले कुछ दिनों से उनके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था।
मैं उनके कमरे की अलमारी में छिप गया। थोड़ी ही देर में वह टहलकर वापस आई और बिस्तर पर बैठ गई। करीब 12 बजे वही तीनों आदमी कमरे में आ गए। उन्हें देखकर डॉक्टर सायरा का चेहरा उतर गया और वह घबराकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी उनके करीब आया, उनके बाजू को पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उनके होठों से हल्की सी चीख निकली, जिसे उसने तुरंत हाथ से उनका मुंह दबाकर रोक दिया। उनकी दबी दबी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी और मुझे पसीना आने लगा। मैं अलमारी में छिपा सब देख रहा था। उस आदमी ने उन्हें धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगा। साथ ही धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह हद से गुजर जाएगा। अब मुझे समझ आ गया था कि वह आदमी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास शायद उनकी या उनके परिवार की कुछ तस्वीरें थी और वह अपनी गलत मांगे मनवाना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन डॉक्टर सायरा की हालत देखकर मेरी जान निकल रही थी। वह हाथ जोड़कर उससे रहम की भीख मांग रही थी। उस आदमी ने उंगली उठाकर धमकाया कि अगर उन्होंने जल्दी उसका काम नहीं किया तो वह उन्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि वह जल्द ही उसकी बात मान लेगी। इसके बाद वे तीनों आदमी कमरे से चले गए। डॉक्टर सायरा बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। तभी मैं अलमारी से बाहर आया। मुझे देखकर वह घबरा गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे सच्चाई बतानी होगी। मैं उनके कदमों के पास बैठ गया और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं पूरी तरह वफादार हूँ। वह बोली, ये तीनों आदमी बहुत खतरनाक है, तुम इन मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। आपके मुझ पर बहुत एहसान है और अब जब उन्हें चुकाने का मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और शायद मेरी बात पर भरोसा कर लिया। रोते हुए उन्होंने जो सच बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वे तीनों आदमी कई दिनों से उन्हें धमका रहे थे। उनमें से एक के पास उनके परिवार की तस्वीरें थी और वह धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उनके घर वालों को मार देगा। वह उनसे गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की मांग कर रहा था। डॉक्टर सायरा एक मशहूर डॉक्टर थी और सिटी हॉस्पिटल में काम करती थी। दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे इलाज करवाने आती थी। कुछ महीनों से एक औरत उनके पास दिल की हल्की तकलीफ के इलाज के लिए आ रही थी। वह बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी कि जान का खतरा हो। डॉक्टर शायरा ईमानदारी से उसका इलाज कर रही थी और वह औरत ठीक होने के करीब थी। एक दिन उसके तीनों बेटे उनके पास आए और बोले कि वह उनकी माँ को ऐसी दवाइयाँ दे जिससे उसका दिल काम करना बंद कर दे। वे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि सारी दौलत उनके नाम थी और वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद ही वह संपत्ति उन्हें मिलती। दुबई का कानून बहुत सख्त है, इसीलिए वे सीधे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर के जरिए यह काम करवा ले, लेकिन डॉक्टर सायरा नेक और ईमानदार थी। उन्होंने साफ मना कर दिया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। तब उन तीनों भाइयों ने उनके परिवार का पता लगा लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। यहाँ तक कि
उनकी बहन के साथ गलत हरकत करने की भी धमकी दी। उनके घर वाले एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं था। यह सोचकर डॉक्टर सायरा डर गई और पुलिस में रिपोर्ट करने का इरादा बदल दिया। लेकिन उन्होंने गलत दवाएं देने से फिर भी इनकार कर दिया। पिछले कुछ महीनों से वे तीनों हर रात आकर उन्हें डराते धमकाते थे। अब उन्होंने आखिरी बार 4 दिन का वक्त दिया था। अगर 4 दिन में उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे उनके परिवार को खत्म कर देंगे। यह सब बताकर वह पूरी तरह रोने लगी। मैं जो अब तक उनके बारे में गलत सोच रहा था, सच जानकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मैंने कहा, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। वह बोली कि वे लोग मुझ पर भी नज़र रखते हैं और वह घर और सिटी हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, आप नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मैं खुद पुलिस के पास जाऊँगा। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने समझाया कि जब वे तीनों गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल छोड़कर उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर आया और चुपके से टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस ने कार्रवाई करके उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनकी मां ने बताया कि वे उनके सगे बेटे नहीं, बल्कि उनके पति की पहली पत्नी की औलाद थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दौलत के लिए वे उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह डॉक्टर सायरा एक बड़ी मुसीबत से बच गई। उन्होंने मेरा शुक्र अदा किया और कहा कि अगर मैं उनका साथ न देता तो शायद वह मजबूरी में गलत कदम उठा लेती। मैंने कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज था। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही मैंने उनके चरित्र पर शक किया था। कभी कभी पूरी सच्चाई जाने बिना फैसला नहीं करना चाहिए। अगर उस रात मैं उनकी तकलीफ को नज़रअंदाज कर देता तो शायद वह अपने ही मरीज की कातिल बन जाती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।